हेलो एवरीवन। तो भाई हमने सोशल मीडिया के जरिए रैंक 1 से लेकर के और तमाम सिलेक्शन की सीरीज केडी कैंपस में आपको बता दी। अब वक्त है कि एक एक बच्चे से आपको रूबरू कराया जाए, आपको मिलवाया जाए कैसा उनका सफ़र रहा तैयारी का और किस तरीके से मुकाम उन्होंने हासिल किया है। आज हमारे साथ हैं हिमांशु। केडी कैंपस जयपुर ब्रांच से ही इन्होंने कोचिंग ली और लगातार अपनी मेहनत को सफल बनाते हुए आज कामयाबी का मुकाम पा लिया। तो आइए सबसे पहले हिमांशु से मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि तैयारी के दौरान उनकी चुनौतियां क्या थी और कौन सी स्ट्रेटेजी सबसे बेहतर कारगर हुई जिसके तौर पर रिजल्ट आज इस तरीके से कामयाबी के तौर पर सामने आया है। तो हिमांशु, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आपको कैसा लग रहा है सिलेक्शन होने के बाद? एक बार बच्चों से आप शेयर कीजिए। सर, सिलेक्शन होने के बाद अच्छा लग रहा है, घर वाले खुश हैं और एक वो होता है मन में कि बेटा सरकारी नौकरी लगे, वो मैंने सपना अपना भी पूरा किया है और घर वालों का भी पूरा किया है। अच्छा हिमांशु, सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि सरकारी नौकरी की तैयारी के दौरान पेशेंस का बड़ा खेल माना गया है। उससे पहले कि मैं स्ट्रेटेजी पर आऊँ, क्योंकि बच्चा कई बार ऊब जाता है, उसे लगता है कि कामयाब हो भी पाऊंगा या नहीं। तो आप पेशेंस को लेकर बच्चे को क्या कहना चाहोगे? किस तरीके से उसका माइंड मेकअप करें ताकि उसे कोई दिक्कत ना हो कि भाई ज़रूर होगा, एक आत्मविश्वास बनाकर कैसे रखें? सर, पेशेंस तो ऐसा है कि जब हमने सोच ही लिया है कि हमको नौकरी लगनी है और अच्छी पोस्ट ही लेनी है, तो मन में ये रखना पड़ेगा कि मेहनत तो लगेगी और टाइम भी लगेगा। तो मन में खुद को ही बार बार बोलना पड़ता है कि कर ही लूँगा, जब यहाँ तक आया हूँ, जब स्टार्ट ही कर दिया है तो करके ही मानेंगे बस। अच्छा, एक बार अब स्ट्रेटेजी के सवाल पर भी हम लोग आते हैं। एसएससी के साथ एक बड़ी दिक्कत तो ये है कि हर 2 साल बाद ये अपना पैटर्न बदल देती है। शायद इसकी चुनौतियों का सामना आपने भी किया हो। कभी मेंस डिस्क्रिप्टिव आ रहा है तो कभी चीज़ें बदल जा गई है कि मेंस अब होगा ही नहीं, मेंस होगा, डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा। इस तरीके से चुनौतियों से आप कैसे उभरे? और उसके बाद हम सब्जेक्टिव बात करेंगे। क्या ऐसी कोई चुनौती पैटर्न चेंज की आपने भी इसका सामना किया है? सर, पैटर्न चेंज तो इतना नहीं था। मेन डर ये जो आज अभी जो चल रहा है नॉर्मलाइजेशन वगैरह, ये चीज़ें थी मेन तो, कि एक के मार्क्स बहुत इंक्रीज हो, किसी के कम हो गए, तो वो बस इतना मन में रखना है कि मार्क्स इतने ज़्यादा ले आओ कि नॉर्मलाइजेशन का फ़र्क ही नहीं पड़े आपके मार्क्स पे। एक बड़ा सवाल जिसको शायद सभी को इस सवाल ने परेशान किया है, कंप्यूटर को लेकर के बच्चे के मन में सवाल है। जब आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे थे और अचानक कंप्यूटर के सेक्शन पे पहुंचे, तो आपको उस वक्त क्या फील हुआ? क्या आप डिमोटिवेटेड फील कर रहे थे या फिर आपको भी ये डर था कि कंप्यूटर की सेक्शनल कट ऑफ मेरी भी अट सकती है? कंप्यूटर को आपने कैसे हैंडल किया, एक बार इस पर बताइए। सर, कंप्यूटर में स्टार्ट जब किया, पहले पेपर पूरा हो चुका था, दोनों सेक्शन हो गए थे, वो अच्छे हो गए थे। फिर उसके बाद जैसे कंप्यूटर खोला, फर्स्ट मेरा ये स्ट्रेटजी रहती कि पहले एक राउंड में करता हूँ मैं क्वेश्चन सारे जो मेरे से कंफर्म आते हैं। उसके बाद सेकंड राउंड में जो मेरे को गैस करने होते हैं वो रहता है। फर्स्ट राउंड जब मैंने किया तो 5 क्वेश्चन ऐसे मेरे को मिल गए कि हाँ ये मेरे 100% श्योर है, 15 मार्क्स मेरे आ जाएंगे। सेकंड राउंड में फिर उसके बाद 3-4 क्वेश्चन मेरे को ऐसे मिले कि हाँ इनमें से ऐसा है कि 2 ऑप्शन है जिसमें से एक में मैं गैस कर सकता हूँ। तो फिर उसके बाद मेरे को लगा कि हाँ कट ऑफ आराम से क्लियर हो जाएगी, दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, एक दूसरी बात और भी है। मैं खुद तो मैथ्स का टीचर हूँ, लेकिन मैं इस सवाल से बड़ा, मैथ्स से बड़ा सवाल दूसरा मानता हूँ जिससे मैं शुरुआत करता हूँ। जीएस को लेके बड़ी कसमकस बच्चे के मन में है। पहला सवाल, उसे लगता है कि क्या 100% जीएस मुझे पढ़नी चाहिए? वो करंट अफेयर के पीछे कभी भाग रहा है, अचानक से स्टैटिक जीके का खोप आ जाता है टीसीएस के जरिए और वो सब कुछ छोड़ के स्टैटिक की तरफ भागने लगता है। फिर वो देखता है कि यार रेलवे का पेपर आ रहा है, वहाँ स्टैटिक कम आ रही है, वहाँ मेंस से क्वेश्चन हिस्ट्री से ज़्यादा आ रहे हैं। तो एक जीएस को लेकर के आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही? पीवाईक्यू का कितना रोल रहा? और अगर पीवाईक्यू आपने पढ़ा तो उसका सोर्स क्या रहा? सर, जीके के अंदर मतलब लिमिट तो है नहीं किसी चीज़ की। जीके में बेसिक जो सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स वगैरह, ये पहले क्लियर करने ज़रूरी हैं। इससे बाहर तो क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये तो हमेशा ही आएंगे, हर एग्ज़ाम में आएंगे, जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स हैं सब में आएंगे। तो पहले उनको क्लियर करो, फिर उसके बाद स्टैटिक करो। और करंट अफेयर अभी जैसे है 5 क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम या 4 आते हैं, तो उसकी वजह से और जो हमारा बेसिक जो बड़ा चंक वो है, जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। पहले वो करो। पीवाईक्यू जितने ज़्यादा हो सके उतने दो, क्योंकि पीवाईक्यू बेस्ड ही रहता है, लगभग आसपास अराउंड वही रहता है। और सोर्स एक रखो, उसी को बार बार रिवाइज, 10 बार 12 बार रिवाइज करो, बस उसको सोर्स लिमिटेड होना चाहिए बस। अच्छा, ये बात जो आपने कही, ये बात बहुत बड़ी बात है कि सोर्स लिमिटेड होना चाहिए और एक ही चीज़ को बार बार पढ़ने से कामयाबी मिलती है। आज इंटरनेट की दुनिया है
और हर टीचर ये दावा पेश कर रहा है कि मेरा कंटेंट आपको कामयाबी तक पहुंचाएगा और ज़्यादा जल्दी पहुंचाएगा। तो ऐसी स्थितियों में अपने टीचर पर विश्वास बनाए रखना बड़ा चैलेंजिंग नज़र आता है। दूसरी बड़ी बात, कंटेंट ज़्यादा हो जाने से एक कंटेंट को बार बार रिवाइज करना और उस पर भरोसा रखना कि ये कामयाबी दिला देगा, तो ये भी एक चुनौती है। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे, बच्चे को किस तरीके से अपना माइंड मेकअप करना चाहिए? सर आपने सही कहा कि अगर हमारे पास वही एग्जाम्पल है कि अगर 10 बुक होंगी तो एक महीने में हम 10 बार नहीं पढ़ सकते उनको बार बार। अगर एक ही बुक होगी तो उसको हम 10 बार ज़रूर पढ़ सकते हैं। और जब हमने सब कुछ पढ़ ही लिया है, एक बार पूरा बेसिक्स हमारे क्लियर हो गए हैं, फिर उसके बाद हम जगह जगह फिर सोर्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसी को बार बार पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बस वही आएगा, उससे बाहर नहीं आता, हमेशा यही रहता है। अच्छा, मैथ्स को लेकर के एक और मेरा सवाल है कि मैथ्स को लेकर के बच्चे का एक स्ट्रॉन्ग जोन, कुछ लोग कहते हैं अर्थमेटिक उनका स्ट्रॉन्ग जोन है, कुछ लोग कहते हैं एडवांस है, जबकि सीजीएल निकालने के लिए तो दोनों पर कमांड होनी ज़रूरी है। इस बार के सीजीएल में अक्सर ऐसा देखा गया है कि प्रिज्म और पिरामिड के अचानक क्वेश्चन ज़्यादा आ गए हैं। प्रिज्म और पिरामिड से पहले क्वेश्चन कम पूछे जा रहे थे। तो एक सवाल तो मेरा ये है कि मैथ्स में क्या ये धारणा पाल लेना कि इस टॉपिक को थोड़ा सा कम पढ़ लेते हैं, पेपर में कम आ रहा है, कितना नुकसान पहुँचा सकती है? दूसरा कि कैलकुलेशन का जो पार्ट है, कई बार पेपर लेंथी आ जाता है, उस चुनौतियों को आपने कैसे हैंडल किया? मैथ्स को लेकर के क्या बेटर स्ट्रेटेजी आप बता पाएंगे और किस तरीके से सुधार आपने किया, स्पीड को लेकर भी और कॉन्सेप्ट को लेकर भी? सर मैथमेटिक्स मेरी स्टार्टिंग से स्ट्रॉन्ग रही क्योंकि मैंने मास्टर्स करी है मैथमेटिक्स से, तो वो मेरे को इतनी प्रॉब्लम नहीं आती थी। मेरे को स्टार्ट में दिक्कत आती थी कैलकुलेशन की। तो मेरा रूटीन ही होता था, सुबह उठते ही सबसे पहले सब काम करके 10 मिनट मेरे को सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। रैंडम कोई भी टेबल याद कर लेनी, फिर स्क्वायर्स याद करने, ये सब मैं डेली का ही हो गया कि हमको 10 मिनट करना ही करना है कैलकुलेशन। उससे क्या हुआ, जैसे ही मैं अपने और सेक्शंस अटैम्प्ट करता था तो मेरे पास 30 मिनट्स बचते मैथ में 25 क्वेश्चन करने के लिए, जो मेरे लिए इनफ होते थे। बार बार जल्दी जल्दी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैथ में उतने जल्दी, क्योंकि PYQ बेस्ड ही आता है। बहुत कम क्वेश्चन होते हैं जो लेंथी होते हैं, 2-3 क्वेश्चन होते हैं पर सेक्शन में जो हार्ड आएंगे, बाकी सब मेंटेन हो जाता है हमारा। तो पहले एक तो फॉर्मूले, जितने भी फार्मूलाज हैं वो हमको याद होने चाहिए, क्योंकि बार बार हम क्वेश्चन करेंगे, हमको रिवाइज करेंगे तो वो चीज़ें दिमाग में बैठ जाएगी। फिर अर्थमेटिक के अंदर भी सारे, जैसे हम कुछ क्वेश्चंस को बेसिक तरीके से भी करना पड़ता है, किसमें ट्रिक भी लगानी पड़ती है। तो टीचर जो करवा रहा है उस पर ही फोकस्ड रहो, उन्हीं को प्रैक्टिस करो, उन्हीं ट्रिक्स को प्रैक्टिस करो और बस वही रिपीट करते रहो। हिमांशु, ये तो खैर खुशकिस्मती है हमारी कि रैंक 1 भी केडी कैंपस से निकला है और आप तो खैर सीधे गवाह हैं कामयाबी के। एक धारणा बच्चे के तौर पर मॉक टेस्ट को लेकर भी बन जाती है। कुछ परसेंटेज बच्चों का ऐसा है जो ये मानता है मेरा सिलेबस पहले पूरा हो जाने दो, मैं तब मॉक देना शुरू करूँगा। एक दूसरा कैटेगरी ये भी है, वो ये मानता है कि चाहे 30% हुआ, मैं मॉक में 30% अटैम्प्ट करूँगा, लेकिन उससे एक हैबिचुअल हो जाऊँगा मैं मॉक को लेकर के। क्या बेहतर आपका सोचना है इस पर, और क्या स्ट्रेटेजी बच्चे को फॉलो करनी चाहिए? सर मॉक टेस्ट जितना हमको सिलेबस रिवाइज करने का जितना इम्पोर्टेंस है उतनी ही मॉक की इम्पोर्टेंस है। मॉक हमको, जैसे मेरे सीन के अंदर क्या था कि जब मेरा 50% सिलेबस हो गया सब चीज़ का, फिर मैंने मॉक देना स्टार्ट कर दिया था। डेली का एक फुल, अगर फुल नहीं हो रहा तो मैं मैथ का और रीजनिंग का सेक्शनल लगाता था हमेशा ही। तो जितना ज़्यादा मॉक देंगे, जरूरी नहीं कि जो लाइव मॉक चल रहे हैं वही दो, PYQ बेस्ड सेक्शनल देते रहो। साथ में हमको ये दिक्कत पता चलेगी हम कहाँ अटक रहे हैं, स्पीड कहाँ हमारी ख़राब हो रही है, इंग्लिश के अंदर कहाँ वो कौन सी वो कैब है जो हमको याद नहीं हो रही। ये चीज़ें धीरे धीरे करते रहो और अपनी एक अलग से एक नोटबुक बना लो मॉक्स की, क्या, ताकि जैसे कोई क्वेश्चन आ गया हमको हर बार वो क्वेश्चन गलत हो रहा है तो वो हमने अलग से लिख लिया। तो ये धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें लास्ट में जब ऐड हो जाएंगी तो हमको सारी हमारी मिस्टेक्स पता चल जाती हैं। तो ये एक बड़ी बात है। हिमांशु कह रहे हैं कि 50% से भी कम सिलेबस पूरा हुआ और उन्होंने मॉक देना स्टार्ट कर दिया, और जिसकी फ्रीक्वेंसी भी ये थी कि वो रोज एक मॉक दे रहे थे। दूसरी बात, वो एनालिसिस को लेकर के कह रहे हैं कि मॉक में जितनी मेरी गलतियां होती थी मैं रिटन फॉर्मेट में उन्हें नोट करता था और उन पर इंप्रूवमेंट करता था। एक आखिरी सवाल रीजनिंग को लेकर भी हिमांशु है। अक्सर बच्चे को एक तो काउंटिंग ऑफ फिगर का सवाल, जिसको लेके कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि पेपर में मैं काउंट कर ही लूंगा या नहीं लूंगा। क्या ऐसी कोई धारणा आपके मन में भी तैरती थी काउंटिंग ऑफ फिगर को लेकर? क्लासिफिकेशन और नंबर सीरीज चुनौतियां अक्सर बच्चों को रही है SSC के फील्ड में देखा जाए, क्योंकि पजल यहाँ बैंकिंग के लेवल की तो नहीं आती है। तो रीजनिंग को लेकर के क्या बेहतर स्ट्रेटेजी हो सकती है? एक बार रीजनिंग को लेकर भी आप बच्चों का मार्गदर्शन करें।
सर रीजनिंग तो मेरी जब मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी मेरी बिल्कुल जीरो थी, मेरे को पता भी नहीं था किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फिर यूवी सर से मैं पढ़ा, लेकिन सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं, मेरे को काउंटिंग और फिगर्स में कभी दिक्कत नहीं आई। उन्होंने जो ट्रिक्स वगैरह बताई हैं मेरे को बेसिक से भी बताया है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस इतनी करवाई है, जैसे वो नंबर सीरीज होती है, एनालॉजी होती है, इतनी प्रैक्टिस करवा दी कि वो चीज़ें दिमाग में चमकने लग जाती है क्वेश्चन देख के कि हाँ ये इस टाइप से होगा, ये इस टाइप से होगा। तो उसके लिए एक तो टीचर से जो नोट्स हैं आपके वो रिवाइज़ करो और उसके बाद मॉक्स देते रहो, सेक्शनल मॉक देते रहो। अच्छा तो ठीक है, अब जॉब लगने के बाद कैसा आपको एहसास हो रहा है? आखिरी सवाल, क्या आपकी प्लानिंग्स हैं और क्या अब आपका आगे रोड मैप रहेगा, इसको लेकर भी एक बार आखिरी सवाल आप बच्चों को ज़रूर बताएं। सर अभी तो ज्वाइनिंग होने की बाकी है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मेरा यूपीएससी है मेन। तो अभी एक जॉब हो गई, अब स्टेबल हो गए, अब इसके साथ धीरे धीरे तैयारी करते रहेंगे यूपीएससी की और ज़रूर वो भी निकालेंगे अब की बार। तो सुना आपने, हिमांशु कह रहे हैं कि उनका ये पड़ाव आखिरी पड़ाव नहीं है, निरंतरता जारी रहेगी और दोबारा यूपीएससी में क्लियर करने के बाद शायद कलेक्टर के तौर पर भी आपसे मुलाकात संभव है। इंसान को अपनी जर्नी को लगातार चलते रहना चाहिए। तो ये थे हिमांशु, और ऐसे बहुत से चेहरों से हम आपके आगे भी मुलाकात करते रहेंगे। केडी कैंपस के ये सितारे आपके बीच आते रहेंगे। थैंक यू।